महासागर विज्ञान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ओशन बॉटम रिलीफ। जैसे हम लोगों ने भू-आकृति विज्ञान में स्थल खंड के अर्थात समुद्र तल से ऊपर के भूखंडों के उच्चावच का अध्ययन किया और उसमें हम लोगों को सी लेवल से ऊपर जाने पर प्लेन, प्लेटो, माउंटेन पीक मिली और उसमें हम लोगों ने माइक्रो लैंडफॉर्म्स का भी अध्ययन किया जिसमें कि प्रोसेस और लैंडफॉर्म की स्टडी की गई, वो था जियोमॉर्फोलॉजी। इसी तरह से हम ओशनोग्राफी में ओशन बॉटम रिलीफ का भी अध्ययन करेंगे और ओशन बॉटम रिलीफ में भी उसी तरह से लैंडफॉर्म मिलते हैं जिस तरह से स्थल खंड पर, अर्थात महासागर के अंदर भी प्लेन, प्लेटो, माउंटेन और प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, रिज, राइज इत्यादि लैंडफॉर्म होते हैं। बस अंतर इतना है कि महासागर के स्थल रूप जल राशि से ढके हुए हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से सोनार टेक्नोलॉजी द्वारा महासागर के नितल और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लेवल क्या है, क्योंकि सी लेवल के नीचे के स्थल रूपों का हम अध्ययन करने चल रहे हैं। सी लेवल क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं ओशन लेवल कहा जाता है। ओशंस जल की बृहद राशियाँ होती हैं और सी छोटे जल राशि होते हैं और सी सामान्य रूप से स्थल के आसपास होते हैं, जैसे सी ऑफ जापान, चाइना सी, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक एलिप्सॉइड है, एक जियाइड है और इसका एक कर्वेचर है और उसी कर्वेचर के अनुसार ही जल राशियाँ भी कर्व्ड होती हैं। और यदि हम गहरे महासागरों या महासागरों के बीच के लेवल से और किसी स्थल या देश के स्थानों की ऊंचाई निकालें तब समस्या होगी, क्योंकि जियाइड या स्फेरॉइड शेप के कारण कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग पृथ्वी के महाद्वीप के किसी स्थल खंड की ऊंचाई सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि सी उस कॉन्टिनेंट या उस कंट्री के एकदम पास होता है, जैसे अरेबियन सी। तो इस तरह से हम लोग सी लेवल निकालते हैं, ना कि ओशन लेवल। अब सी लेवल हर स्थान का अलग अलग होता है, जिसका कारण सैलिनिटी, टेम्परेचर, करंट, वेव कई फैक्टर होते हैं। इसलिए हम लोग सी लेवल हर कंट्रीज़ का अलग अलग निकालते हैं। जैसे यूके का सी लेवल न्यूलिन कार्नवेल जगह से डिसाइड किया जाता है और यूके के सी लेवल उसके उत्तरी भाग में स्थित सी लेवल 80 सेंटीमीटर डिफरेंस होता है। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड सी लेवल निकाला जाता है जहाँ पर समुद्र शांत रहता है और उसमें बहुत उतार चढ़ाव या परिवर्तन नहीं होता है। और इसी तरह से भारत में पहले स्वतंत्रता के पहले कराची से सी लेवल निकाला जाता था और वहीं से सर्वेयर किसी भी स्थान की ऊंचाई निकालते थे। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का सी लेवल चेन्नई रखा गया और आज सर्वे ऑफ इंडिया भारत के किसी स्थान की ऊंचाई बॉम्बे हाई के सी लेवल से मापता है। तो ये बात रही कि हम क्यों ओशन लेवल की बात नहीं करते हैं, क्यों सी लेवल की बात करते हैं। और इसको यदि आप सामान्य रूप से देखें तो ये है सी लेवल और इसके ऊपर का भाग ये है और इसके नीचे का भाग माने ये है समुद्र का नितल। और ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट
8,850 मीटर सी लेवल से ऊपर है, जिसको सर्वेक्षण द्वारा निकाला जाता है। और इसी तरह से सी लेवल से नीचे 11,034 मीटर गहरा भाग है, जो कि मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप है। इस तरह से यह ओशन बॉटम रिलीफ रहा। और इससे एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि सी लेवल से ऊंचाई कम है और गहराई अधिक है। और सी लेवल से जैसे ऊपर जाने पर पहले प्लेन, फिर प्लेटो, फिर माउंटेन जियोमॉर्फोलॉजी में आपने सीखा, वैसे ही सी लेवल से नीचे जाने पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन, ट्रेंच इस तरह से क्रम से मिलते हैं। तो आइए हम लोग ओशन बॉटम रिलीफ की चर्चा करते हैं। यदि आपको जल पर, समुद्र तल पर पैर से चलने का वरदान प्राप्त होता तो आप इस कॉन्टिनेंट पर, इस किनारे पर होते और आप इसी पर पैदल चलते चले जाते, पानी में डूबते न, और यहाँ पर एक आइलैंड मिल जाता और इसके बाद फिर छोटा सा समुद्र पार कर आप अगले भूखंड तक पहुँच जाते। जैसे कि इसको यदि आप अटलांटिक या नॉर्थ अटलांटिक ओशन मान लें और ये है नॉर्थ अमेरिका, आप मानचित्र पर ध्यान रखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से पदयात्रा, लेकिन समुद्र के तल पर, समुद्र के नितल पर नहीं, तल और तली में अंतर है, सी लेवल ओशन बॉटम में अंतर है। तो आप समुद्र तल पर चलते हुए आप मानचित्र को अगर ध्यान में रखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से महासागर के या उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल पर पैदल चलते हुए और आप इधर पहुंच जाएंगे यूरोप महाद्वीप। लेकिन ऐसा वरदान किसी को प्राप्त ही नहीं है, इसलिए आपको समुद्र नितल, समुद्र तली, ओशन बॉटम में चलना पड़ेगा, लेकिन इसमें डूब जाने की संभावना है। इसलिए हम अगस्त मुनि को आमंत्रित करेंगे कि मुनिवर आइए, महासागर का जल आप सोख लीजिए, समाप्त कर लीजिए। और वो महासागर का पूरा जल जब पी लेंगे तब आप यहाँ पर जल का निशान लगा ही है समुद्र तल का, और आप यहाँ से पद यात्रा शुरू कर दीजिए। एक बार पूरा अध्ययन कर यहाँ पहुँच जाइए, फिर इसमें वह मुनिवर जल विसर्जित कर देंगे और पूरा का पूरा महासागर लबालब भर जाएगा। तो न तो अगस्त्य मुनि इस समय आएंगे, न पानी पिएंगे और न आपको सूखा मिलेगा। आप इसको भरा हुआ ही मान के चलिए। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यहीं से शिप से सोनार वेव्स डाल दी जाती हैं और सोडार वेव्स डाल दी जाती हैं, जिनके द्वारा इको के द्वारा और उसकी इको साउंड की स्पीड के आधार पर इसकी गहराई को निकाल लेते हैं। इस तरह से इस समय विश्व के हर महासागरों के नितल की गहराई का पता लग गया है और उस गहराई के आधार पर यहाँ सी लेवल से और समुद्र के निचले भाग तक के टोपोग्राफी को कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मार्जिनल प्लेटो, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी प्लेन, ओशनिक ट्रेंचेज, ओशनिक डीप, इस तरह से ये बंटा हुआ है। हम इसको दो दृष्टि से पढ़ेंगे, एक तो महासागर नितल और दूसरा विवर्तनिकी या टेक्टोनिक दृष्टि से। महासागर नितल की दृष्टि से यदि आप इसको देखें तो पहला टोपोग्राफी होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मंग तट। यहाँ सी लेवल से नीचे मंग तट कहाँ तक मिलेगा, जहाँ तक गहराई 100 फैदम, 1 फैदम माने 6 फीट, 100 फैदम माने 600 फीट होती है। 600 फीट गहराई तक के भाग को महाद्वीपीय मंग तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको महाद्वीपीय क्यों कहते हैं, क्यों नहीं महासागरीय कहते हैं। यह दिमाग में
एक प्रश्न रखे रहिएगा कि यहाँ पर महासागरीय नितल या महासागरीय प्लेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ महाद्वीपीय क्यों कहा जाता है, प्रश्न दिमाग में रखे रहिएगा। हाँ, इसका ढाल भी बहुत कम होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है और इसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है। कहाँ से? यहाँ तट से, और 48 किलोमीटर दूरी नाप लें तो लगभग इतना चौड़ा होता है। पूरी दुनिया में यही इसकी एवरेज विड्थ है और यह संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 48 किलोमीटर को मस्तिष्क में रखे रहिएगा। इसके कुछ अपवाद भी आपको मिलेंगे। कहीं कहीं यह कम हो जाएगा, जहाँ पर तट के ठीक बाद ट्रेंच मिलेंगे, जैसे परिप्रशांत पेटी के सहारे, और इसका क्षेत्रफल पूरे महासागर के क्षेत्रफल का 8.6% होता है। अब हम दूसरे टोपोग्राफी में आते हैं, उससे भी गहरा, जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय है, इसका मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट है, मग्न है, जल अंदर है, और यह ढाल है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की डेप्थ 200 से 2000 मीटर, 200 मीटर तो इसकी थी और यहाँ से 2000 मीटर के आसपास हो जाती है। और इसका ढाल थोड़ा सा अधिक हो जाता है क्योंकि ये स्लोप है 5 डिग्री और उससे भी अधिक, और इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के सब महासागरों के क्षेत्रफल का 8.5% है। अब बात बची कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल के बीच में एक संक्रमण पेटी होती है, ब्रेक इन स्लोप। वहाँ पर ढाल में अचानक कमी आती है क्योंकि इसका ढाल कम होता है और यहीं से ढाल तेज होता है, इसलिए यहाँ पर एक फीचर पाया जाता है, स्वरूप टर्बिडिटी फ्लो या टर्बिडिटी करंट, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जल जब आता है, वो चाहे नदियों का जल हो, चाहे ज्वार का जल भी ऊपर उठकर पीछे लौटता है, वेव्स का जल भी ऊपर उठ के पीछे अंडर टू अंडर करंट के रूप में लौटता है, और सुनामी का भी लौटता है। इसके साथ निश्चित रूप से कुछ अवसाद, मिट्टी से सेडिमेंट आता है, जो कम ढाल पर तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन ढाल जहाँ अचानक होता है वहाँ उसमें एक टर्बिडिटी, टर्बुलेंस, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, इसलिए टर्बिडिटी फ्लो कहते हैं उसको। टर्बिडिटी करंट भी वो कहलाता है। यह एक जल की विशेषता है या जल का एक प्रभाव है जो किसके बीच मिलेगा, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल के बीच में। इसके बाद फिर यहाँ पर एक सीमांत पठार, ये भी महाद्वीपीय सीमांत पठार है, और इस स्लोप के बाद थोड़ा सा चौरस भाग हो जाता है। जैसे स्थलखंड पर पठार चौरस शीर्ष कड़ी चट्टान वाले होते हैं, उसी तरह से यह मार्जिनल प्लेटो होता है, और यह ब्राज़ील के पूरब दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ब्रोमली का पठार है, जो एक बार सिविल में पूछा भी गया था। पठार की डेप्थ 2000 से और 2400 मीटर है, क्योंकि 2000 तक ये था और ये 2400 मीटर तक ये डेप्थ होती है, और इस तरह से यह अलग करता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय उभार को। महाद्वीपीय उभार को अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है 1, 2, 3, 4, चौथा कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी कॉन्टिनेंटल शब्द ही आ रहा है, ओशनिक शब्द, महासागरीय शब्द नहीं आया। उभार क्या होते हैं? इनकी डेप्थ 2800 फैदम तक होती है और ढाल बहुत ही सामान्य होता है, और इस उभार में कुछ निक्षेप पाए जाते हैं जो कि
महाद्वीपीय भाग से लाए हुए निक्षेप होते हैं और इसमें जैसे स्थल पर जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंख मिलता है, ऐसे ही इसमें फैन और कोन के निक्षेप पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया में या हर महासागरों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसको कि हम लोग एक एक महासागर अटलांटिक, प्रशांत और हिंद में अलग से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे जाने पर यह है ओशनिक डीप, महासागरीय गर्त, जैसे आपका चैलेंजर डीप, मैरियाना ट्रेंच में ये है ट्रेंच, और ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट डीप कहलाता है, जैसे मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप, जो कि विश्व का सबसे गहरा है और इसकी गहराई 11,034 मीटर लिखी है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी गहराई 10,994 मीटर +40 -40 ऐसा लिखा है। इसका मतलब 10,994 मीटर तो पक्का है, लेकिन अब ये सर्वे पे डिपेंड करता है कि वह 40 मीटर अधिक भी हो सकती है, 40 कम, लेकिन उसकी गहराई को अधिक आकलन करते हुए प्रामाणिक डेटा 11,034 मीटर है। इसी तरह से हर ट्रेंच में एक डीप जरूर मिलेगा, और हम लोग वर्ल्ड में जब सीखेंगे तो परिप्रशांत पेटी में ट्रेंच की भी, खाइयों की भी एक पेटी है, और वहीं पर सबसे डीपेस्ट डीप्स हैं। इसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये है ओशनिक डीप आर डीप सी कैनियन आर ट्रेंच, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके थे। ये पूरा ओशनिक डीप है, जिसका डीपेस्ट पॉइंट ये है। इसकी गहराई एबव 6,000 मीटर सी लेवल से, यहाँ से 6,000 मीटर से अधिक इसकी गहराई होती है, और इसका क्षेत्रफल विश्व के सब महासागरों का 7% ही है। और इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। इन सबों का उदाहरण प्रशांत महासागर के चारों तरफ विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे है। और इसके बाद हम लोग इस डीप से या ओशनिक डीप से और आगे चलते हैं। यह है डीप सी प्लेन, गहरे समुद्री मैदान। यहाँ कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब सही महासागर का नितल यही है। और इसको अबिसल प्लेन, अबिसल माने गहरे मैदान भी कहा जाता है, और इसकी गहराई सी लेवल से 3,000 से 6,000 मीटर, कहीं 3,000 होगा, कहीं 6,000, और 6,000 के नीचे ये आ जाएगा ओशनिक डीप या ट्रेंच, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं। इसकी गहराई 3,000 से 6,000 मीटर के बीच होती है, और इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल महासागर का 75.9% है, और ढाल बहुत ही कम होता है, जेंटिल होता है। और सच पूछिए तो पूरे महासागरों के क्षेत्र का अधिकांश प्रतिशत इसी के अंतर्गत है। इसका मतलब कि इसका नितल बहुत विस्तृत है, और वह बेसाल्ट का बना है, और वह सी फ्लोर स्प्रेडिंग महासागर नितल के फैलाव का ही रिजल्ट है। और इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं तो ये है आपका, ये है वॉल्केनिक बेसाल्ट का बना हुआ है, और यहाँ पर मिलता है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग मिड अटलांटिक, मिड पैसिफिक, मिड इंडियन रिज पढ़े थे किस चैप्टर में, आपको याद होगा, प्लेट टेक्टोनिक में, और उसी के सिलसिले में सी फ्लोर स्प्रेडिंग की भी चर्चा किए थे, समुद्र नितल प्रसारण। और यह अध्ययन किए थे कि यहाँ पर एक बनेगी दरार से एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा निकलेगा, और वह यहाँ पर दोनों किनारों पर जमा हो जाएगा। बीच की गहरी घाटी को कहते हैं मीडियन वैली, और दोनों किनारों को कहते हैं रिज, और यह
महासागरों के मध्य में बनता है, इसलिए इसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज। और यहाँ से गरम गरम लावा निकलता है तो यह बेसाल्ट का बना होता है। और गरम गरम लावा जब निकलेगा तो दोनों रिज के सहारे फैल जाएगा, गरम रहेगा। लेकिन यदि कोई समुद्री जीव यहाँ पर निवास कर रहा है तो समुद्र के गहरे भाग का तापमान बहुत ही कम होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। निश्चित रूप से वह जीव या जल दानव यहाँ पर आएगा और आकर यहाँ गरम गरम तकिया उसको मिल जाएगी और वहाँ पर वो विश्राम करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है लावा पिलो। पिलो माने तकिया, लावा का निक्षेप पिलो या तकिया के रूप में होता है। इस तरह से यह रहा, इसलिए इस तरह से यह रहा मिड ओशनिक रिज। हमारी अगली यात्रा कंटिन्यू करती है ओशन बॉटम रिलीफ के सहारे हम चल रहे हैं। कहीं कहीं पर यह स्थल सी लेवल के भी ऊपर रहता है, जिसको हम कहते हैं आइलैंड। और आइलैंड द्वीप छोटे छोटे स्थलखंड होते हैं जो सी लेवल से ऊपर होते हैं और यह प्रभावित होते हैं सी लेवल में परिवर्तन के कारण। जब सी लेवल ऊपर हो जाएगा डूब सकते हैं, सी लेवल नीचे आ जाएगा अधिक क्षेत्र खुल सकता है। और यह आइलैंड आर्किपेलागो आप वर्ल्ड के मैप पर ध्यान से देखिएगा तो यह महाद्वीपों के पास में ही ज़्यादा मिलते हैं। और इसके बाद फिर एक छोटा सा सागर है। अब आप इसकी भी यात्रा कर और यहाँ पर अपने लक्ष्य या अपने रिलेशन में पहुँच जाएंगे। ये नॉर्थ अमेरिका के लोग अपने यूरोपीय रिश्तेदार, क्योंकि यूरोप से ही नॉर्थ अमेरिका के वंशज गए हैं, तो रिश्तेदारी में पहुंचने के लिए यहाँ पर मिलेगा एक छोटा सा सागर। इस सागर को मार्जिनल सी कहते हैं। इसको सीमांत सागर कहेंगे क्योंकि स्थल की सीमा का जहाँ अंत हो रहा है वहीं पर ये है। और इसी को एपेरिक सी कहते हैं और इसी को एपिकॉन्टिनेंटल सी भी कहते हैं। इस तरह से इसके उदाहरण भी आप वर्ल्ड के मैप पर यदि 10 मिनट टाइम दे देंगे तो आप इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। और ये होमवर्क आप ज़रूर कर डालिएगा क्योंकि प्रीलिम में पूछा जा सकता है। इसको कैसे देखेंगे? मुख्य भूमि और उसी के पास स्थित एक द्वीप के बीच के सागर को ही मार्जिनल सी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जापान सी, साउथ ईस्ट चाइना सी, कैरेबियन सी, स्कोतिया सी। इस तरह से आप वर्ल्ड के मैप पर इस परिभाषा के अंतर्गत इन सागरों की पहचान कर उसका लिस्ट बना सकते हैं। क्योंकि एक सागर इनलैंड होता है, चारों तरफ स्थल से घिरा, जैसे कैस्पियन सागर, अरल सागर। लेकिन यह सागर स्थलाबद्ध नहीं होते, लैंडलॉक्ड नहीं होते, महासागरों के भाग होते हैं, लेकिन मेन लैंड मुख्य भूमि और द्वीप के बीच के होते हैं। इस तरह से हम लोग एक यात्रा तो समुद्र के तल पर पैदल चल के किए जो केवल काल्पनिक है, लेकिन दूसरी यात्रा इससे किए जो कि रियल है। और इसमें हम लोगों ने कई टोपोग्राफी देखा। अब एक सवाल खड़ा होता है कि कॉन्टिनेंटल कहीं कहीं किया गया है शब्द का प्रयोग महाद्वीपी, और कहीं पर ओशनिक किया गया है। इसका मतलब कि इसमें भी अंतर कुछ होगा। इसके लिए हमको जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के चैप्टर को फिर से देखना पड़ेगा और ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के 2 पार्ट, एक है अपर क्रस्ट, एक है लोअर क्रस्ट। इतना तो आपको याद ही होगा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक है कोनराड विसंगत तल और उसकी गहराई 11 किलोमीटर है, या
कह लीजिए कि अपर क्रस्ट की मोटाई 11 किलोमीटर है और उसी 11 किलोमीटर में जो सबसे गहरा गड्ढा होगा वही होगा ये मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप। ये भी 11 किलोमीटर के ही आसपास है। अब इसमें अपर क्रस्ट ये है, अपर क्रस्ट मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट मीन्स ओशनिक क्रस्ट। इसका मतलब कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में भी एक संक्रमण पेटी है। यही संक्रमण पेटी लगभग 11 किलोमीटर की गहराई पर कुंडराड विसंगत तल है और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है और उसकी संरचना में भी अंतर होता है। यह ओशनिक क्रस्ट शुद्ध रूप से बेसाल्ट की बनी होती है जबकि इसमें ग्रेनाइट की भी मात्रा पर्याप्त होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल सेल्फ उसी ग्रेनाइट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही बना हुआ है और इसी तरह से इसी का भाग है कॉन्टिनेंटल स्लोप और दोनों के बीच में ये जो टर्बिडिटी फ्लो या करंट है ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही पार्ट है और मार्जिनल प्लेटो जो होते हैं यह भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भाग होते हैं और कॉन्टिनेंटल राइज भी इसी का भाग होता है। बस इसके बाद यहाँ से यहाँ का मतलब ये जो आपका डीप सी प्लेन है या ये आपका ये डीप सी प्लेन और ओशनिक डीप ये शुद्ध रूप से ये बेसाल्ट के बने होते हैं और महासागर नितल के शुद्ध भाग होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमारे ओशन बॉटम रिलीफ में अंतर है। इसको आपको दो दृष्टि से देखना होगा। एक तो सी लेवल से पैदल चले तो बढ़ती गहराई के अनुसार कौन कौन से जोन मिलते हैं, सेल्फ, टर्बिडिटी, स्लोप, प्लेटो, राइज और इसके बाद फिर डीप सी प्लेन है। और इसका दूसरा पहलू है कि यह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यह मैरीटाइम या ओशनिक क्रस्ट है। तो इसको दूसरा दृष्टिकोण होगा टेक्टोनिक या विवर्तनिकी दृष्टि से देखना, क्योंकि टेक्टोनिक क्रियाएं कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन की टोपोग्राफी को प्रभावित करती हैं। अब इसमें और भी दृष्टिकोण से हमको ओशन बॉटम रिलीफ को देखना होगा। कौन से दृष्टि हैं उन प्रश्नों को यहाँ हम रख दे रहे हैं और इन प्रश्नों के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे और एक एक ओशन बेसिन जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन की इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्टडी करेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलेंगे। प्लस इन चैप्टर्स को हम लोग अभी ओशनोग्राफी में अलग से भी पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक है मैक्सिमम फिश इन, इसमें से कई रहेंगे विकल्प में। अधिकतम मछली किस जोन या बेल्ट में पाई जाएगी, इसका उत्तर हमने नहीं दिया, आप खुद सोचिएगा। क्या मछली की अधिकतम प्रजाति और संख्या सबसे गहरे भाग में मिलेगी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाएगा, या जहाँ पर समुद्र उथला होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश आएगा और यहाँ पर घासें विकसित होंगी, फाइटोप्लैंक्टन, वहीं पर जूप्लैंक्टन यानी मछली मिलेगी। तो इसका उत्तर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा। इस तरह से आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग कर इनका उत्तर देंगे। दूसरे प्रश्न में आइए देखते हैं कि मैक्सिमम सैलिनिटी किस में होगी। अधिकतम सैलिनिटी इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होगी कि गहरे जल में। तो निश्चित रूप से यह कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बरसात का जल भी आ जाएगा जो मीठा होता है और नदियों का जल, ग्लेशियर का जल आकर के इसके खारापन को कम कर देगा। लेकिन जो खारा जल होगा वो अधिक घनत्व का होता है, वो नीचे बैठेगा, इसलिए मैक्सिमम सैलिनिटी अधिकतम खारापन
गहरे समुद्री मैदानों में और ट्रेंच में मिलेगा। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है मैक्सिमम पॉल्यूशन इन, अधिकतम प्रदूषण इसमें किस बेल्ट में, किस गहराई में मिलेगा। आदमी यहाँ पर कोई प्रदूषण डालने नहीं जाएगा, न तो यहाँ कोई अंतः समुद्री परीक्षण करेगा और न तो यहाँ कोई कचरा डिस्चार्ज करेगा। निश्चित रूप से मनुष्य अगर स्थल पर क्रियाएं कर रहा है तो वहाँ का प्रदूषण कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट में ही जाएगा। चाहे वो खेती कर रहा हो, खेती में प्रयुक्त केमिकल्स भी यहीं आएंगे। नदियों के द्वारा नगरीय औद्योगिक कचरा भी यहीं आएगा और तट के सहारे बसे मछुआरे भी अपना प्रदूषण इसी में विसर्जित करेंगे। इसी तरह से मैक्सिमम टेरिजेनस डिपॉजिट, अधिकतम स्थलीय निक्षेप कहाँ मिलेंगे, इसी में मिलेंगे, क्योंकि स्थल मंडल से जो भी जैविक और अजैविक मलबा मटेरियल लाया जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट पर ही होगा, न कि वह इन सब को पार करते हुए यहाँ आएगा। यहाँ पर प्रदूषण भी कम होगा, खारापन अधिक होगा और स्थलीय निक्षेप कम मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सीखे थे कि यहाँ पर बेसाल्ट का निक्षेप प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। इसी तरह से अगला है द मोस्ट रिच मैरीन बायोस्फीयर इन, सबसे अधिक संपन्न जीवमंडल इसमें कहाँ मिलेगा। तो निश्चित रूप से उसका भी उत्तर महाद्वीपीय मग्न तट ही होगा, क्योंकि गहरे भागों में जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी जीवमंडल कम होता जाएगा। कारण क्या है कि समुद्र तल से नीचे जाने में तापमान लगातार घटता है। यहाँ पर तापमान -2 -4, जिसमें कि फाइटो और जूप्लैंक्टन का रहना कठिन है। यहाँ पर सूरज का प्रकाश भी नहीं मिल सकता फोटोसिंथेसिस के लिए, और यहाँ पर खारापन भी सबसे अधिक मिलता है। इसलिए यहाँ पर जीवमंडल के अधिक होने की संभावना कम है। जैसे जैसे समुद्र के सबसे निचले भाग से ऊपर की तरफ आते हैं जीवमंडल संपन्न होता जाएगा और महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे सूरज का प्रकाश भी आएगा और यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन समुद्री घासें भी विकसित होंगी और उन पर आश्रित समुद्री जीव भी यहाँ पर अधिक पाए जाएंगे। इसलिए सबसे संपन्न समुद्री जीवमंडल कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही मिलेगा। इस तरह से अनेकों अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना होगा। एक तो सी लेवल से नीचे चलने पर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे जोन्स बदल रही हैं, उनकी डेप्थ विड्थ भी चेंज हो रही है और उनका महत्व भी परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से आप एक जर्नी समुद्र के इस किनारे से और समुद्री तल से होते हुए इस किनारे पर करिएगा। ये तल समुद्र तल पर अभी आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग समुद्र तल से नितल तक पूरा अध्ययन करेंगे। तल और तली, यहाँ पर हम लोग वेव्स, टाइड, करंट, सुनामी ये सबों का अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ओशन बॉटम रिलीफ है, जिसमें कि इस तरह से आप दिमाग में रखकर और ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन का उत्तर देकर और इसी तरह से प्रश्नों को इसी तरह से और भी नए प्रश्न बना के उनके उत्तर का सोचते रहिएगा।